जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा आप कुछ खरीद के लेके आ जाओ दुकान से, ठीक है जी। आप दुकान में गए और आपने दुकानदार को पैसे दिए और आप उससे वो सामान लेके आ गए। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा दिया तो वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। आपने पैसा खर्च किया, आपने क्या किया, पैसा खर्च किया, वो आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। स्टूडेंट उसे हम लायबिलिटी नहीं मानते। लायबिलिटी स्टूडेंट तभी माना जाता है जब हम उधार में माल खरीद के लेके आते हैं। तो अगर आप दुकान में गए और दुकान वाले को आपने पैसे नहीं दिए, आपने उधार में गुड्स खरीदे या उधार में कोई भी सामान आपने खरीद लिया, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर जो पैसा है, जो अमाउंट है, जो मनी है, वो आपके लिए क्या है, पेबल है, आपको पे करनी है। और आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई है, मतलब आपके ऊपर एक बर्डन आ गया है कि आपको सामने वाली पार्टी को पैसे क्या करने, पे करने। तो स्टूडेंट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया कि लायबिलिटी किसे बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर आ जाते हैं कि जो हमारे ऊपर बर्डन था, हमें किसी को क्या करने थे, पैसे पे करने थे, हमने उसको क्या बोला, उस टर्म को हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, लायबिलिटी मींस ओन्ड, पेबल। मतलब कि हमने किसी से पैसा उधार में ले लिया, हमने किसी से क्या कर लिया, पैसे उधार में ले लिए, या हमने किसी से कोई सामान उधार में खरीद लिया, तो हमारे ऊपर क्या आ गया, एक बर्डन आ गया, हमें वो पैसा पे करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखोगे तो लायबिलिटी को यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है। एक वो लायबिलिटी है जो हमें आउटसाइडर को क्या करना है, पैसा पे करना है। स्टूडेंट जो पैसा हमें आउटसाइडर को पे करना है उसके एग्जाम्पल है यहाँ पे क्रेडिटर्स। अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्रेडिटर क्या होता है। स्टूडेंट जब आप उधार में गुड्स परचेज करके लेके आए थे, तो उस केस के अंदर जब आपने क्रेडिट परचेज की, तो क्रेडिट परचेज के केस में अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम आपको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिटर का क्या मतलब है कि जो सामने वाली पार्टी है जिससे आपने उधार में माल खरीदा है, वो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। मतलब कि वो आपका लेनदार हो गया, वो आपसे पैसे लेगा। तो स्टूडेंट जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप अपनी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, आगे चल के स्टूडेंट मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा। तो आगे चल के जब हम अपने अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हम ये बताते हैं, हम लायबिलिटी साइड के अंदर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर शो करते हैं कि ये बंदा हमारा क्या है, क्रेडिटर है, ये हमारा लेनदार है, हमें इसे पैसे देने। तो स्टूडेंट क्रेडिटर वो होता है जिसे हमने क्या करना है, पैसे देने। और हमने उसे पैसे क्यों देने, क्योंकि हमने उससे माल उधार में खरीदा है। आगे चलते हैं। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट यूज किया गया है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिस केस के अंदर हमें आउटसाइडर को पैसा पे करना पड़े। दूसरी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स कि कह रहा है टूवर्ड्स द ओनर्स। ऐसा भी हो सकता है कि हमें ओनर्स को पैसे पे करने पड़े। तो आप कहोगे स्टूडेंट ऐसा कौन से केस में हो सकता है कि हमें ओनर्स को पैसे पे करने पड़े। स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। और स्टूडेंट बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन लगाता है बिजनेस के अंदर, सोल प्रोप्राइटर्स। तो स्टूडेंट सोल प्रोप्राइटर वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लोग बिजनेस के मालिक हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, आपका पार्टनर हो गया, आपका शेयर होल्डर्स हो गए। शेयर होल्डर्स स्टूडेंट कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो तीनों लोग यहाँ पे कवर किए गए, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और शेयर होल्डर, इस लायबिलिटी को स्टूडेंट इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है। इसे इंटरनल लायबिलिटी स्टूडेंट इसलिए बोलते हैं कि घर के लोग हैं। घर के लोग हैं मतलब इन्होंने ही तो बिजनेस स्टार्ट किया है। सोल प्रोप्राइटर लाला जी को ही तो दुकान खोलनी थी, लाला जी को क्या ओपन करनी थी, शॉप खोलनी थी, दुकान खोलनी थी, लाला जी ने बिजनेस में पैसा लगाया। इसका मतलब कि स्टूडेंट नो डाउट कि लाला जी ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, वो बिजनेस उसको क्या मानता है, लायबिलिटी मानता है। स्टूडेंट बिजनेस उसको लायबिलिटी क्यों मानता है, क्योंकि हमारे पास एक बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस होता है वो अलग होता है, और
जो बिजनेसमैन है उसको अलग ट्रीट किया जाता है, दोनों को हम लोग अकाउंटिंग पर्पस के लिए सेपरेट ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पैसा लगाते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं आपको वैल्यू एडिशन, अगर मैं आपको यहाँ पे फालतू का ज्ञान दूं तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को कानून की नजर में सेपरेट नहीं माना जाता, दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता। दोबारा से बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि कानून की नजर में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को सेपरेट नहीं माना जाता। हम केवल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप यहाँ पे मतलब कि जो सोल प्रोप्राइटर है, जो लाला जी है और जो उनका बिजनेस है, दोनों को हम लोग सेपरेट ट्रीट करते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों को सेपरेट मानते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का जो मालिक है वो कौन है, शेयर होल्डर्स है। पर जो स्टूडेंट कंपनी की मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। तो कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर, और कंपनी की मैनेजमेंट किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो स्टूडेंट इन द आइज ऑफ लॉ दोनों को सेपरेट ट्रीट किया जाता है और अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी हम लोग दोनों को सेपरेट ट्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर कोई भी पैसा हमें पेबल करना है ओनर को तो उसे हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे, और अगर कोई भी पैसा हमें पेबल करना है आउटसाइडर को तो उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी बोला जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप देखोगे चार्ट को तो लायबिलिटी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। सबसे पहले स्टूडेंट इंटरनल लायबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये मालिक लोग हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। तो जो भी बिजनेस का क्या है मालिक है, जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, स्टूडेंट उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी बोला जाएगा। अब स्टूडेंट इसके अंदर भी मैं आपको फालतू का ज्ञान दे सकता हूँ। फालतू का ज्ञान क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हमारा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो वाइंडिंग अप में चलेगी, मतलब कि हमारा बिजनेस ठप पड़ गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमसे दुकान नहीं चलाई जा रही, हमसे वो बिजनेस नहीं किया जा रहा, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर क्या होगा, हम कह रहे हैं कि इंटरनल लायबिलिटी है। मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट, अगर आप अपने घर के अंदर अपने भाई बहन से पैसे ले लेते हो और आपने अपने दोस्तों से भी पैसे उधार में लिए हुए, तो सबसे पहले आपको पैसे किसको पे करने चाहिए, आउटसाइडर को, या जो घर के अंदर आपके बहन भाई हैं उनको पैसे पे करने चाहिए। तो देखा जाए स्टूडेंट सबसे पहले हम अपनी आउटसाइडर जो हमारी लायबिलिटी है हम उसे पे ऑफ करते हैं, और उसके बाद अगर हमारी जेब में पैसे बचते हैं तो हम अपने घर वालों को, घर वालों का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है इंटरनल लायबिलिटी, फिर जाके हम उसे पे करते हैं। तो उसी तरीके से स्टूडेंट एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, सबसे पहले अपनी आउटसाइडर मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगी, और अगर उसके पास बिजनेस के अंदर कुछ पैसा बचता है तो जाके वो इंटरनल जो लोग हैं जिन्होंने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, जो लोग ओनर है, उनको पैसा पे किया जाएगा। स्टूडेंट एक्सटर्नल लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो लायबिलिटीज आएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो पैसा हमें एक साल के बाद पे करना है। तो स्टूडेंट कोई भी पैसा अगर हमें एक साल के बाद पे करना है तो उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से जो आपने लोन लिया वो 5 साल के लिए लोन लिया, तो अगर बैंक से आपने 5 साल के लिए लोन लिया इसका मतलब कि वो पैसा आपको 1 साल के बाद पे करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरी तरफ है हमारे पास करंट लायबिलिटी। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी स्टूडेंट वो होती है जो हमें पेबल होती है विद इन 1 ईयर। अगर कोई भी पैसा स्टूडेंट हमें 1 साल के अंदर, या मैं बोल सकता हूं विद इन 12 मंथ्स अगर हमें पे करना है तो उसे करंट लायबिलिटी बोला जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि करंट लायबिलिटीज आर दोस लायबिलिटीज व्हिच आर रीपेबल। स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ।
स्टूडेंट करंट लायबिलिटी वो होती है, एक बार मैं डेफिनेशन आपके लिए बोल देता हूं, करंट लायबिलिटी मींस अ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मींस अ लायबिलिटी व्हिच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स और 1 ईयर। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि करंट लायबिलिटी क्या है, एक लायबिलिटी है जो कि हमें क्या करनी है, पेबल करनी है विद इन 12 मंथ्स और 1 ईयर के अंदर हमें पे करनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। अब उसके बाद हम एग्जांपल्स बताएंगे कि करंट लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्रेडिटर का मतलब क्या है, आप एक बिजनेसमैन हो और आप अपने बिजनेस के अंदर अपनी दुकान में उधार में माल खरीद के लेके आते हो। अब स्टूडेंट थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर समझ लें कि आप एक बिजनेसमैन हो और अपनी दुकान के अंदर उधार में माल खरीद के लेके आते हो। तो स्टूडेंट जिस पार्टी से आपने उधार में माल खरीदा है वो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर, मतलब वो आपका लेनदार है, वो आपसे क्या लेगा, पैसा लेगा, वो आपसे पैसे लेगा, वो आपसे पैसे मांगेगा। और स्टूडेंट इसी का अगर उल्टा कर दोगे, जिस आदमी ने आपको उधार में माल बेचा है, जिस आदमी ने आपको उधार में माल बेचा है स्टूडेंट, उसके लिए आप बन गए डेटर। डेटर का मतलब होता है स्टूडेंट देनदार, कि आपने उसके पैसे देने हैं, आपने उसके पैसे देने। तो स्टूडेंट अगर आपने उधार में माल खरीदा है तो इसका मतलब कि जो सामने वाली पार्टी है वो आपके लिए क्रेडिटर है, वो आपसे पैसे लेगा। तो स्टूडेंट ये जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो उधार में माल बेचा जाता है, वो लायबिलिटी हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है, उनका पैसा हमें विद इन 12 मंथ्स पे करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स। तो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब क्या है कि हम बैंक के पास जाते हैं और हम बैंक से क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं कि बैंक आप हमें 6 महीने के लिए लोन दे दो। और अगर स्टूडेंट बैंक ने 6 महीने के लिए लोन दे दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स बोलेंगे। स्टूडेंट मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक लेवल ऊपर जाऊं तो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए, स्टूडेंट हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल। अब आप कहोगे स्टूडेंट की वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, वो मैं आपको कभी और डिटेल में बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है स्टूडेंट कि डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर जो भी आपके बिजनेस के अंदर पैसा खर्च हो रहा है वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। मतलब आप अपना बिजनेस चलाओगे तो बिजली का बिल भी आएगा, आप अपना बिजनेस चलाओगे तो आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी पे करनी होगी, और स्टूडेंट जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं जो भी आपको 1 साल के अंदर पे करने हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर इतना फंड नहीं है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज के पैसे जो आपके खर्च हो रहे हैं आप उसके लिए पे कर पाओ। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, बैंक से जाके, हम लोग कई बार, आप बैंक में जाके पूछना, कई बार हम लोग कहते हैं यार वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम बच्चे हैं 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं। आगे चल के धीरे धीरे स्टूडेंट जब आप लोग सीए करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करोगे तो आपको बताया जाएगा कि हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट स्टूडेंट आपने बहुत बार सुना होगा, नाम से ही पता लग रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, मनी और बैंकिंग चैप्टर के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। स्टूडेंट एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए, आपके अकाउंट में कितने रुपए, 50,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर है, और एक चेक आपके अकाउंट में लग गया, 60,000 रुपए का एक चेक आपके अकाउंट में लग जाता है। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या वो चेक पास होगा? आप कहोगे नहीं सर, वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, वो चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, इसकी वजह से वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्योंकि चेक कितने का लगा है, 60,000 का, आपके अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है, 50,000, तो आपके अकाउंट में 50,000 है और चेक कितने का लग गया, 60,000 का। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट जो इनसफिशिएंट अमाउंट है 10,000 रुपीज, उसकी वजह से आपका जो चेक है वो क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। अगर स्टूडेंट किसी कस्टमर की नेटवर्थ अच्छी है, मतलब किसी कस्टमर की क्रेडिट वर्थनेस अच्छी है, मतलब कि मार्केट के अंदर लोग उसे क्रेडिट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, जिन कस्टमर्स की
प्रोफाइल अच्छी होती है। बैंक्स भी क्या करते हैं, उन कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, बैंकिंग लैंग्वेज में स्टूडेंट हम कहते हैं ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकिंग लैंग्वेज में ओडी फैसिलिटी दे दी, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी। अब स्टूडेंट अगर इस केस के अंदर आपको 10,000 रुपीज की बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है, स्टूडेंट ये एक लिमिट तक मिलती है। हर कस्टमर डिपेंड करता है कैसा कस्टमर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है। अगर आपकी लिमिट 10,000 की है और अब चेक 60,000 का लगा हुआ है पर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए, तो भी स्टूडेंट ये 60,000 रुपए का चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ओडी लिमिट मिली है 10,000 की, तो ये चेक इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब स्टूडेंट जो एम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हमें उन्हें क्या पे करनी है, सैलरी पे करनी है। उनको हमें क्या पे करनी है, सैलरी। अब उनको जो भी हमें सैलरी पे करनी है स्टूडेंट, वो हमें क्या होता है, मंथली पे करनी होती है। तो देखा जाए तो ये क्या है, हमारे पास करंट लायबिलिटी है जो कि पेबल है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हमें ये पे करनी होगी। और यहाँ पे तो सैलरी हमें क्या होगा, मंथली पे करनी होगी। तो स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपके ऊपर ड्यू हो गया है और आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, करंट लायबिलिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि एक एम्प्लॉय ने 1 महीने काम किया। मान लो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी कोई दुकान है और आपने अपनी दुकान में कल्लू को रखा हुआ है। तो आपने अपनी दुकान में किसको रखा है स्टूडेंट, कल्लू आपकी दुकान में काम करता है और कल्लू ने 1 महीने काम कर लिया, अभी तक आपने उसकी सैलरी पे नहीं की। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, मतलब कि आपके ऊपर एक करंट लायबिलिटी होगी। अब स्टूडेंट अगर आप सैलरी पे कर देते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड किया जाएगा तो देखते हैं कि आपको क्या नॉलेज है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर की। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटी के। तो स्टूडेंट नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी मींस लायबिलिटी which is payable after 1 year। जो भी लायबिलिटी हमें 1 साल के बाद पे करनी है वो हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। सबसे पहला स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन। हमने बैंक से जाके 5 साल का लोन ले लिया, इसका मतलब कि वो पैसा हमें 5 साल के बाद पे करना है, ठीक है जी। तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। कोई सा भी लोन स्टूडेंट अगर वो लोन हमें क्या है 1 साल के बाद रीपे करना है तो उसे लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म लोन है वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डिवेंचर्स। तो स्टूडेंट जब आप 12th क्लास के अंदर आओगे तो आपको कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक डिवेंचर का चैप्टर है वो आपको पढ़ाया जाएगा, आपके सिलेबस में होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ डिवेंचर का मतलब क्या है। कुछ नहीं है स्टूडेंट, डिवेंचर क्या है, एक कागज का टुकड़ा है। मतलब एक कंपनी ने क्या किया, एक एक्नॉलेजमेंट दे दी। आपने कंपनी को 10,000 रुपए दिए और आप ही ने नहीं, ऐसे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लोगों ने कंपनी को क्या किया, 10-10 हजार रुपए दिए, ठीक है जी। कंपनी ने आपको उसकी एक एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हमने आपसे क्या लिया है, 10,000 रुपए का कर्जा ले रखा है। तो स्टूडेंट डिवेंचर्स की डेफिनेशन क्या है, डिवेंचर इट इज अ काइंड ऑफ डेब्ट, इट इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी। और स्टूडेंट अगर मैं आपको आगे बताऊं तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 12 कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे डिवेंचर को डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट अभी के लिए आप छोटे बच्चे हो, 11th क्लास के अंदर हो, आप बस इतना समझ लो डिवेंचर इट इज अ काइंड ऑफ डेब्ट, मतलब कि ये एक तरीके का कर्जा है जो कंपनी ने लोगों से उठाया हुआ है। और ये कुछ नहीं है स्टूडेंट, एक एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में कंपनी क्या करती है, पब्लिक से कर्जा ले लेती है। इसी तरह स्टूडेंट आ जाता है मोर्गेज लोन। मतलब मोर्गेज का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि हमने कुछ ना कुछ मोर्गेज करवाया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मोर्गेज हमने क्या करवाया, मूवेबल प्रॉपर्टी को मोर्गेज करवाया या हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को मोर्गेज कराया। आप कह रहे हो सर क्या कह रहे हो बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास कार आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है,
उसी तरीके से स्टूडेंट गोल्ड, आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, जैसे रिलायंस की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, इन्फोसिस की कंपनी है, आपके पास उनके शेयर्स हैं, तो स्टूडेंट वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। बट आपका स्टूडेंट जो घर है या आपके पास जो बिल्डिंग है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट जो मॉर्गेज होता है हमेशा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का करवाया जाता है। मॉर्गेज किसका करवाया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का करवाया जाता है। अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देते हो, स्टूडेंट वो अलग अलग तरीके होते हैं मॉर्गेज कराने के। आप अपने क्या कर दो, कागज, जो हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज होते हैं वो आप कागज किसी को क्या कर दो, गिरवी रखवा दो, और सामने वाली पार्टी क्या कर देगी, आपको लोन दे देगी। तो मॉर्गेज लोन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखवाया और हमें लोन मिल गया, और ये जो हमने लोन लिया उसका जो टेन्योर है वो 1 साल से ज्यादा का है। इसी को स्टूडेंट मॉर्गेज लोन बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट पब्लिक डिपॉजिट। तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट्स ले लेती हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट बैंक्स क्या करते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और उनको बदले में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। आप अपना जो सेविंग का पैसा है वो कहां पे डिपॉजिट करते हो, बैंक्स के अंदर, और आपको बदले में क्या मिलता है, उस सेविंग्स जो अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट की है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जब चाहे आपने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट जो कंपनीज होती हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती हैं और बैंक से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो पब्लिक है वो बैंक्स में पैसा ना रख के यहाँ पे कंपनी को पैसे देती है, जिससे कि उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, उनकी जो रिटर्न है उसकी ग्रोथ हो। तो अगर स्टूडेंट कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लेती है जो कि रीपेबल होगा 1 साल के बाद, तो उसे नॉन करंट लायबिलिटी बोला जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको लायबिलिटी का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।